चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तोमर आपका स्वागत करता हूं सिग्मा गुरुकुल पर। ठीक है, और अपना करंट अफेयर का सेशन डेली आ रहा है, आप देख ही रहे हो, डे बाय डे सेशन आ रहा है, आपके क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, और आप सब कैसे हो बता दीजिए एक बार। सब ठीक हो? बढ़िया। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपना करंट अफेयर का सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज के सेशन में है क्या 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 क्वेश्चन है, क्या कैसा है। ठीक है, और आप इनके नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे, ठीक है, तो वही जो आपका 1 घंटे का काम है वो मिनिमम 20 मिनट्स 25 मिनट्स में कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ वो भी आप नोट डाउन करते चलिए। कभी कभी मैं बताता हूँ कि आप इसको भी याद रखिए, इसको भी याद रखिए, तो उसका भी क्या है, आपको पॉइंट बनाना है अपनी नोटबुक में और लिखते चलना है। ठीक है, तो चलिए आज का अपन सेशन शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वेयर इज़ द क्लाइमेट फुटबॉल कप बिगिन बीइंग हेल्ड, यानी क्लाइमेट फुटबॉल कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है, यानी जो क्लाइमेट फुटबॉल कप है वो कहाँ आयोजित किया है। देखिए इसके ऑप्शन क्या है, शिमला है, श्रीनगर है, देहरादून है, लद्दाख है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या ऑप्शन है। शिमला, श्रीनगर, देहरादून, लद्दाख, बताइए। चलिए इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, इसका आंसर क्या है, लद्दाख में हो रहा है। लद्दाख में कहाँ, लेह में। कहाँ, लेह में इसका क्या हो रहा है, आयोजन हो रहा है। और आपके एलजी कौन है लद्दाख के, आपके एलजी कौन है लद्दाख के, बीडी मिश्रा। कौन है, बीडी मिश्रा जी हैं, क्या लद्दाख के एलजी हैं। और लद्दाख यूटी कब बना था, लद्दाख यूटी कब बना था, 2019 में। ठीक है, लद्दाख यूटी कब बना, 2019 में। और एट प्रेजेंट अपनी इंडिया में कितने यूटी हैं, 8 यूटी हैं, और 28 क्या है, स्टेट हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। तो कौन है, बीडी मिश्रा जी हैं, क्या है, लद्दाख के एलजी हैं। लद्दाख यूटी कब बना, 2019 में बना। ठीक है, और यहीं अगर हम जे.एंड.के की बात कर लेते हैं, जे.एंड.के की, तो वहाँ कौन है बताइए, वहाँ के एलजी कौन है, वहाँ के हैं मनोज सिन्हा। कौन, मनोज सिन्हा जी हैं। कौन है, मनोज सिन्हा है। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिए। देखिए पहला पेशेवर फुटबॉल आयोजन, यानी जो प्रोफेशनली फुटबॉल है, ठीक है, क्लाइमेट फुटबॉल कप 2023 आज यहाँ एक्स्ट्रो टर्फ ओपन स्टेडियम लेह में संपन्न हुआ, जिसमें दिल्ली एफसी ने फाइनल में तिब्बत नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, ठीक है, को 6-0 से हराकर ट्रॉफी जीती है। यानी जो किसने ट्रॉफी जीती है, यहाँ दिल्ली एफसी ने जीती है। किसको हराकर जीती है, आपको तिब्बतन नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ठीक है, इसको हराया है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ हुआ है, लेह में हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। और स्टेडियम का नाम क्या है, एस्ट्रो टर्फ ओपन स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ स्थित है, लेह में स्थित है। ठीक है, और इसका आयोजन कब हुआ है, 1 से 7 सितंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। देखिए लेह शहर में जलवायु कप, जो क्लाइमेट कप है, कहाँ हुआ है, लेह शहर में। कितनी ऊंचाई है, 11,000 फीट की ऊंचाई है। अगर मीटर में हम बात करें तो 3,350 मीटर से अधिक की ऊंचाई। और न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट, इसको आप देखिए, न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट के साथ आयोजित होने वाला एशिया का पहला कप है। ठीक है, यानी न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट का मतलब ये है कि वहाँ कार्बन का उत्सर्जन कितना है, बिल्कुल न्यूनतम है, 0 है। ठीक है, तो वैकल्पिक दिनों में आयोजित 1 से 7 सितंबर के मैचों में 4 टीमों ने भाग लिया। यानी इसमें अगर टोटल टीम की बात करें तो कितनी है, टोटल टीम आपकी कितनी है, टोटल टीम कितनी है, 4 है। ठीक है, और इस एरिया में क्या है, प्लास्टिक बैन है। प्लास्टिक क्या है, बिल्कुल बैन है। और इसीलिए क्या है, ये आपका न्यूनतम कार्बन फुटप्रिंट एरिया भी है। और ये इसकी ऊंचाई कितनी है स्टेडियम की, आपकी 11,000 फीट है, यानी 3,350 मीटर। अगर मीटर में बात करें तो कितना, 3,350, और अगर फुट की बात करें तो 11,000। ठीक है, और कहाँ स्थित है, लेह शहर में स्थित है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए। ठीक है,
चलिए देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। बाकू अजरबैजान में आयोजित 53वीं कौन सी ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023, ठीक है, की पदक तालिका में भारत की क्या रैंक आई है। यानी जो हाल ही में क्या हुआ है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है, इसमें इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल करी है, तो आप ये बताइए। चलिए, और इसके ऑप्शन क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल की है, बताइए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। यानी इंडिया ने इसमें कितनी 14 मेडल हासिल कर, कितने 14 मेडल हासिल कर कौन सा अपना जगह बनाया है, तीसरा जगह स्थान या तीसरी स्थान प्राप्त किया है, ठीक है। तो और जो बाकू है वो क्या है, अजरबैजान की कैपिटल है। अजरबैजान की कैपिटल क्या है, बाकू, ठीक है। तो कहाँ आयोजन हुआ था इसका, बाकू में आयोजन हुआ है, तो आप ये भी याद रखिए। देखिए भारत ने 14 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप 2023 में 14 पदक 6 स्वर्ण और 8 कांस्य जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यानी इसमें गोल्ड कितने हैं, गोल्ड आपके 6 हैं और आपके ब्रॉन्ज कितने हैं, आपके 8 हैं, ठीक है। यानी 6 + 8 कितना, 14 टोटल मेडल लिए हैं, ठीक है। और स्थान कौन सी है, पोजीशन कौन सी अगर देखी जाए तो इसमें तीसरी पोजीशन है। देखिए विश्व चैंपियनशिप 2023 14 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई, ठीक है। जैसा मैंने पहले बता दिया क्या, अजरबैजान के बाकू, ठीक है, अजरबैजान की कैपिटल है। और कब से कब हुए हैं, 14 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजन हुआ है इनका, ठीक है। देखिए चीन 28 पदक यानी 15 गोल्ड, 7 रजत और 6 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। उसके बाद यूक्रेन 12 पदक, 6 गोल्ड, 4 रजत और 2 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा। यानी चीन है, फर्स्ट पोजीशन किसकी है, फर्स्ट कौन है, चीन है, कितने मेडल के साथ, टोटल मेडल अगर चीन के देखें तो कितने हैं, 28, ठीक है। और सेकंड पोजीशन किसकी है, आपकी सेकंड पोजीशन है किसकी, बताइए किसकी है, यूक्रेन की, ठीक है, यूक्रेन की है। कितने मेडल के साथ है, बताइए कितने मेडल के साथ है, 12 मेडल के साथ है। अब देखिए इंडिया के कितने मेडल हैं, 16 टोटल, ठीक है। इंडिया ने कितने मेडल जीते इसमें, 14, सॉरी मैं 16 बोल रहा था, कितने जीते हैं, 14। और यूक्रेन ने कितने जीते हैं, 12। लेकिन इसकी रैंक सेकंड कैसे है, ये देखिए आप, सेकंड क्यों है, क्योंकि जो इनके पास जो ये 4 सिल्वर मेडल हैं, इसकी वजह से इनकी रैंक क्या है, सेकंड है, ठीक है। और इंडिया के पास क्या है, 6 गोल्ड हैं और 8 कौन से हैं, ब्रॉन्ज हैं। देखिए इस स्पर्धा में 4 भारतीय प्रतियोगिताओं ने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग कर लिया है। यानी जो ये कंपटीशन था या, ठीक है, तो इसमें क्या था कि जो आपके पेरिस में 2024 में क्या ओलंपिक खोलो उन्हें, उनके लिए क्वालिफाइंग भी था। तो इसमें किस किस ने किया है, देखिए एक तो राजेश्वरी कुमारी हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया है, ठीक है। एक है शिफ्त कौर समरा हैं, इन्होंने भी क्या किया है, क्वालिफाई किया है, ठीक है। और अखिल शोराणा हैं, अखिल शोराणा ने भी क्या किया है, क्वालिफाई किया है। और मेहुली घोष ने भी क्या किया है, क्वालिफाई किया है। यानी ये चारों प्लेयर अब कौन सा कंपटीशन खेलेंगे उसके लिए क्वालिफाई कर लिया इन्होंने ओलंपिक पेरिस में 2024 में होने वाले ओलंपिक में के लिए इन्होंने क्या किया है, शूटिंग में क्वालिफाई किया है, ठीक है। देखिए ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 पेरिस 24 ओलंपिक के लिए एक क्वालिफाइंग इवेंट भी है। यानी जो ये इवेंट हुआ, ये क्वालिफाइंग इवेंट भी था किसके लिए, पेरिस ओलंपिक के लिए, ठीक है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 के 53वें संस्करण में राइफल, पिस्टल और शॉटगन श्रेणी में 36 पदक स्पर्धाओं के लिए 101 देशों के 1329 निशानेबाजों ने क्या लिया है, भाग लिया है। यानी इसमें कितनी पदक स्पर्धाएं थी, 36 श्रेणी थी, कितनी 36 थी। और कंट्री कितने थे, 101 थे, कितने 101। और इसमें जो प्लेयर्स थे, शूटर्स थे, वो कितने थे, 1329 ने क्या लिया है, भाग लिया है। और ये संस्करण कौन सा है आपका, 53वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है, 53वां एडिशन है। तो आप ये भी याद रखिए। देखिए इसमें पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के लिए भाग लेने वाले निशानेबाजों को 48 कोटा स्थानों को भी पेशकश की।
यानी जो 48 कोटा था ऑफ प्लेस थी उसको भी क्या है पार्टिसिपेटिंग किया है, किसमें, पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए 2024 के लिए। तो आप ये भी क्या है याद रखिए। देखिए जो आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स है, ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल के बारे में देखिए क्या है, जो आपकी फेडरेशन है कौन सी है, ISSF है, ठीक है, यानी जो कराती है, इसको कौन कराती है, ISSF कराती है। इनके प्रेसिडेंट कौन है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, लुसियानो रोसी, यानी इसके प्रेसिडेंट कौन है, लुसियानो रोसी है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, म्यूनिख जर्मनी में है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। 1907 में इसकी स्थापना हुई, कहाँ, म्यूनिख में, म्यूनिख की जर्मनी यानी जर्मनी म्यूनिख शहर में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आप ये भी याद रखिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देश का पहला मंदिर संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है, यानी द कंट्रीज फर्स्ट टेम्पल म्यूजियम विल बी बिल्ट इन विच स्टेट, यानी किस राज्य में देश का पहला मंदिर संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, राजस्थान है, MP है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, इसका कहाँ बनाया जा रहा है, बताओ इसका आंसर बताओ। चलिए ये कहाँ बनाया जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, UP, यानी UP में ये बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, देश का पहला मंदिर संग्रहालय है बनाया जा रहा है। देखिए एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, यानी एक ऑफिशियल नोट था, उसमें बोला गया है कि भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शन करने के लिए योगी सरकार अयोध्या में एक विशाल मंदिर संग्रहालय बनाने जा रही है, जो देश भर में हिंदू मंदिरों के गौरवशाली इतिहास को बताएगा। यानी उस म्यूजियम में क्या होगा, जो भारत के मंदिरों का इतिहास रहा है, ठीक है, यानी जो मंदिर बने हुए हैं भारत में और उनका जो इतिहास है उसको दर्शाया जाएगा। और ये कहाँ मनाया जा रहा है, आपका अयोध्या में। कहाँ मनाया जा रहा है, अयोध्या में बनाया जा रहा है, ठीक है। किसने इसकी घोषणा की है, योगी सरकार ने इसकी घोषणा की है। देखिए राज्य सरकार अयोध्या में 5 एकड़ में मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए अपने प्रस्ताव पर आगे बढ़ रही है। संग्रहालय के निर्माण के साथ UP पर्यटन विभाग का लक्ष्य दुनिया को भारतीय मंदिरों के महत्व से अवगत कराना है, जो सनातन की समग्र संस्कृति को दर्शाते हैं। यानी जो हमारे सनातन की संस्कृति है वो हमारे मंदिर दर्शाते कि हमारी संस्कृति क्या रही है, कैसी थी, ठीक है। तो उन सबको क्या है, दुनिया को उससे अवगत कराना है और अपने स्टेट की तरफ क्या है, जो आपका टूरिज्म है उसको भी लेकर आना है। और ये कितने एकड़ में बनाया जा रहा है, 5 एकड़ में बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है, अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, ठीक है। देखिए सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है, यानी जो अपना सनातन धर्म है वो क्या है, विश्व का सबसे पुराना धर्म है, ठीक है। आम धारणाओं के विपरीत यह किसी एक सांप्रदायिक विशेष तक सीमित नहीं है, यानी ये किसी एक कम्युनिटी तक क्या है, सीमित नहीं है, ठीक है, बल्कि इसे सांप्रदायिकताओं का समूह माना जाता है। यह ईश्वर की पूजा करने और उससे जुड़ने के कई तरीकों की भी अनुमति देता है। यानी ऐसा नहीं कहता है कि आप इसी वे में भगवान की पूजा कीजिए या कोई मेथड है भगवान की पूजा करने का, ऐसा कुछ नहीं है। वेरियस मेथड है, वेरियस भगवान है, आप जिसको मानो आप उनको पूज सकते हो, ठीक है, जो भी जिसमें आपकी आस्था हो। अगर आपकी आस्था नहीं है तो आप किसी भगवान में भी नहीं मानते, जब भी आपको फोर्स नहीं करता है कि आप इनको मानो या इनकी पूजा करो, ठीक है। यानी ये क्या है, भगवान से जुड़ने के कई तरीकों के बारे में भी बताता है। और अपना जो सनातन धर्म है वो क्या है, सबसे पुराना धर्म माना जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, हाल ही में चर्चा में रही प्रयोला क्या है, यानी व्हाट इज प्रयोला विच इज डिस्कस रिसेंटली। देखिए क्या है, ऑप्शन क्या है, कोविड-19 वेरिएंट है, डेंगू वेरिएंट है, हेपेटाइटिस वेरिएंट है या नन ऑफ दी एबव है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए वो किसका वेरिएंट है, जो प्रोला है वो किसका वेरिएंट है, कोविड-19 का है, डेंगू का है, हेपेटाइटिस का है। तो बताइए, चलिए बताइए। देखिए डेंगू किससे होता है, एंडीज मच्छर के काटने से क्या होता है, डेंगू होता है। किससे, एंडीज मच्छर के काटने से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, कोविड-19, यानी हाल ही में इसको देखा गया है। कोविड-19 का वेरिएंट है क्या है, प्रोला, ठीक है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, UK
और चीन में कथित तौर पर खतरनाक कोरोना वायरस मामलों में पुनरुत्थान देखा जा रहा है, यानी दोबारा से क्या है, कोविड के मामले वहाँ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अचानक वृद्धि के बीच में कोविड-19 के एक नए प्रकार, एक न्यू वेरिएंट है, कौन सा, पिरोला या B.2.86 भी इसका नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, B.2.86 के बारे में चिंता बढ़ गई है। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र CDC के अनुसार यह वेरिएंट बहुत अधिक जोखिम पैदा कर रहा है, यानी जो ये वेरिएंट है बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि यह कथित तौर पर कई क्षेत्रों में उच्च संक्रमण का कारण बन रहा है, यानी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये क्या है, बहुत ही हाई इन्फेक्शन कर रहा है। ठीक है, और इसका जो दूसरा नाम भी क्या है, और BA.2.86 भी इसका क्या नाम है, पिरोला का क्या है, कोविड-19 का एक वेरिएंट है। ठीक है, और कहाँ पाया गया आपका, यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, चाइना हो गया, यानी इनमें इसके मामले देखने को मिले। देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधान सचिव PK मिश्रा ने सोमवार को वैश्विक और राष्ट्रीय कोविड-19 स्थिति प्रचलन के नए वेरिएंट और उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। यानी जो नरेंद्र मोदी जी के सचिव हैं, कौन है, PK मिश्रा जी हैं, उन्होंने इस वेरिएंट को देखते हुए एक हाई लेवल की मीटिंग की है। ठीक है, और जो आपके स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने क्या एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की इसके लिए। ठीक है, देखिए अगला क्या है, CNBC की रिपोर्ट के अनुसार डेनमार्क, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल में पिरोला वेरिएंट के कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं। BA.2.86 वेरिएंट का पहली बार 24 जुलाई 2023 को पहचाना गया और इसके 35 उत्परिवर्तनों के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा इसे रुचि का एक वेरिएंट नामित किया गया है, जो पिछले वेरिएंटों में देखे गए काफ़ी अधिक है। यानी जो अपना इसमें जो म्यूटेशन हुए हैं वो कितनी हुए, 35 टाइम्स की म्यूटेशन हुई है, और इसीलिए क्या है, ये एक खतरनाक वेरिएंट बन गया है। और इसका पहला केस कब मिला था, 24 जुलाई 2023 को इसका पहला केस मिला था। और देखिए अभी तक कहाँ कहाँ पहुँच गया, ये आपके डेनमार्क में पहुँच गया, साउथ अफ्रीका में, US में, UK में, इजराइल में। ठीक है, इनमें क्या है, इसके जो केस हैं वो पाए गए हैं। देखिए WHO की स्थापना, अगर WHO की बात आ गई तो थोड़े नोट्स देख लेते हैं इस पर क्या है। देखो WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, और उसी वर्ष 24 जुलाई को इसकी पहली बैठक बुलाई गई थी। यानी देखिए 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई और 2 ही महीने बाद क्या है, इसकी पहली बैठक भी बुलाई गई। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा शासित है कि इसे 194 देशों के में से बना है। यानी जो आपका WHO है, इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, टोटल कंट्री कितने आपके 194, कितने हैं 194 कंट्री है इसमें। देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और जो इसके अभी कौन महानिदेशक हैं, ठीक है, वो कौन है, आपके टेड्रोस ए गैब्रियोसिस, इसके क्या है, डायरेक्टरेट जनरल हैं, किसके, WHO के डायरेक्टरेट जनरल कौन है, टेड्रोस ए गैब्रियोसिस। ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिए। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यानी जो हम अपना वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं वो कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल को ही क्या WHO की स्थापना हुई थी। तो उसी दिन हम क्या मनाते हैं, अपना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 1948 में पहली स्वास्थ्य सभा की शुरुआत और 1950 में प्रभावी होने के बाद उत्सव का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए चिंता के प्राथमिक वाले क्षेत्रों और उजागर करने के लिए एक विशिष्ट स्वास्थ्य विषय के बारे में जागरूकता पैदा की गई। यानी जो 7 अप्रैल को क्या आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, इसकी पहली बैठक 1948 में हुई थी। ठीक है, और प्रभावी रूप से कब आया, 1950 में इसको प्रभावी रूप से माना गया। ठीक है, और इसकी क्या है कि जो भी वर्ल्ड में चाहे कोई भी मेडिकल लाइन से या हेल्थ लाइन से कोई भी इन जो वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड में जो भी आपकी
ट्रेजिडी हो रही है या ट्रेजिडी आ रही है, जैसा आपने कोविड-19 देखा, ठीक है, तो उसके बारे में ये क्या है, जागरूकता फैलाते हैं और उसके लिए अवेयरनेस लाते हैं और उसके लिए जो कदम उठाने हैं उसके लिए ये उठाते हैं, ठीक है। जैसे पोलियो में WHO का बहुत अहम रोल रहा, पोलियो में, टीबी में, ठीक है, मलेरिया में, इनकी दवाइयाँ डेवलप करने में, ठीक है, तो वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा इनका क्या रहा है, योगदान रहा है, ठीक है। देखिए, और इसकी थीम क्या रही है इस बार, थीम क्या है, हेल्थ फॉर ऑल, यानी सभी के लिए स्वास्थ्य। क्या है इसकी थीम, हेल्थ फॉर ऑल है। थीम को आप याद रखिए, पेपर में पूछ ली जाती है, ठीक है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, हु वॉन द 52 सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप, यानी 52वीं सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती, यानी जो 52वीं सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल है उस चैंपियनशिप है वो किसने जीती है। ऑप्शन देखिए, जम्मू कश्मीर है, आपकी सर्विसेज में है, हरियाणा है, हिमाचल है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, चलिए इसका आंसर दीजिए एक बार। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, यानी हाल ही में जो आपकी सीनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई है वो किसने जीती है, हरियाणा ने जीती है। और किसको हराकर, रेलवे को हराकर, किसको, रेलवे को हराकर क्या है ये हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। देखिए हरियाणा ने मंगलवार को शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में 52वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में रेलवे को हराकर स्वर्ण पदक जीता। शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम 52वीं सीनियर नेशनल पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा ने रेलवे को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। यानी इसमें गोल्ड किसने जीता है, हरियाणा ने जीता है। किसको हराया है, रेलवे को हराया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है आपका, शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम है, कहाँ है, श्रीनगर में। कहाँ है, श्रीनगर में स्थित है। तो ये उसी में इसका आयोजन हुआ था, ठीक। और अभी मैंने जैसा बताया था आपको पहले भी कि जो श्रीनगर के LG हैं JNK के, वो कौन है, अभी मनोज सिन्हा जी हैं, ठीक है। तो इनको भी आप याद रखिए। देखिए हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से, ठीक है, एजेंटिक स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट काउंसिल और हैंडबॉल एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में 32 टीमें शामिल हुईं। यानी जो ये कार्यक्रम हुआ था, यह खेल का आयोजन हुआ था, उसमें टोटल कितनी टीमें शामिल थीं, 32 टीमें आपकी शामिल थीं, ठीक है। देखिए जम्मू कश्मीर और गुजरात को कांस्य पदक हासिल किया। देखिए गोल्ड किसको हो गया, गोल्ड हो गया आपका हरियाणा को गोल्ड हो गया, ठीक है। और सिल्वर किसको हो गया, सिल्वर आपका रेलवे को हो गया, क्योंकि फाइनल इन दोनों के बीच में ही मुकाबला था। जो जीतेगा वो गोल्ड, जो हारेगा उसे सिल्वर। और 2 टीम ऐसी हैं, कौन, जम्मू कश्मीर और गुजरात, इनको क्या दिया है, इनको कांस्य पदक मिला है, इनको क्या है, ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी देखिए आप। देखिए विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी ऑन विच डेट द वर्ल्ड लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड। बताइए 7 सितंबर, 6 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर। और देखिए मैंने एक पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में, क्या आपका लिटरेसी, वर्ल्ड लिटरेसी वीक, क्या वर्ल्ड लिटरेसी वीक किस डेट को मनाया जा रहा था, 01 सितंबर टू 8 सितंबर तक मनाया जा रहा था। यानी शुरू कब हुआ था, 1 सितंबर को शुरू हुआ था और इसका समापन कब हुआ होगा, 8 सितंबर को इसका समापन हुआ। तो यानी हम 8 सितंबर को अपना क्या मनाते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाते हैं। यानी शिक्षा के लिए हम जागरूकता अपने समाज में कैसे फैलाएं, उसकी जागरूकता के लिए इस दिन को मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की जड़ें 1965 के तेहरान, यानी जो ईरान में है, में आयोजित जो इलिटरेसी निरक्षरता उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन से जुड़ी है। यानी सभी देशों के क्या शिक्षा मंत्री इकट्ठे हुए थे वहाँ पे, जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे वो इकट्ठे हुए थे और उनकी मीटिंग किस पे थी, जो वर्ल्ड की इलिटरेसी है उसको कैसे ख़त्म करें, उसको कैसे कम करें। ये कहाँ हुआ था, ईरान के तेहरान में ये सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक दिन के विचार को जन्म दिया। यानी हम अपने वर्ल्ड में, अपनी कंट्री में जो लिटरेसी है उसको कैसे बढ़ाएं, ठीक है, और उसके लिए जागरूकता कैसे फैलाएं, इस पर चर्चा की गई, ठीक है। देखिए परिवर्तनशील विश्व के लिए
साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना है। यानी अगर हमें एक परिवर्तनशील विश्व के लिए क्या है, एक साक्षरता को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ठीक है, तो ये इसकी क्या रही थी, थीम रही थी, क्या रही थी, थीम। ठीक है, देखिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया था, 1967 में मनाया गया था। इसे यूनेस्को द्वारा 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन के 14वें सत्र में घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया। देखिए 1965 में क्या सारे आपके एजुकेशन मिनिस्टर इकट्ठे हुए। ठीक है, 1966 में इसकी क्या कर दी, घोषणा कर दी। और पहली बार कब मनाया गया, 1967 में इसको पहली बार क्या मनाया गया, क्या वर्ल्ड लिटरेसी डे को कब मनाया गया, 1967 में पहली बार मनाया गया। ठीक है, अब देखिए इंडियन टोटल लिटरेसी रेट कितनी है, ये कौन सा सेंसस अपना 2011, सेंसस 2011 के अनुसार ये आंकड़े हैं। ओवरऑल कितना था, 77.70% क्या इंडिया की लिटरेसी थी। एंड द वेटेज इज अचीविंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पीरियड रिफॉर्म एंड पॉलिसीज। ठीक है, और यह सुधारों नीतियों एक बहुत लंबी अवधि के बाद हासिल किया गया। यानी गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम्स चलाई गई, कई सारी पॉलिसीज़ लाई गई। ठीक है, कई समिट बनाई गई, कई उसके द्वारा क्या हुआ है, ये जो बदलाव है वो देखा गया। वर्ष 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी, जब साक्षरता दर निराशाजनक थी, यानी जब कितनी लिटरेसी रेट थी इंडिया की, 18%। यानी टोटल पॉपुलेशन का 18% ही क्या थे, लिटरेट थे। बाकी जो आपके कितने बच गए, 82% इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, इलिटरेट थी, यानी बिना पढ़ी लिखी थी। ठीक है, तो अभी कितनी है, 77.70% है। तो देखिए हमने 75 साल में कितनी तरक्की की है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, यानी 18% से हम कहाँ चले गए, सीधे 77.70% पे। देखिए जो भारत के राज्य हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। जो केरला है उसकी सबसे ज़्यादा क्या है, लिटरेसी रेट। ठीक है, सबसे ज़्यादा है, ये सेंसस 2011 के अनुसार है। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो कौन सा है, आपका लक्षद्वीप है, जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है। ठीक है, और सबसे कम अगर साक्षरता दर किसकी है, स्टेट में बात करें तो वो बिहार की है। ठीक है, और यूटी की बात करें तो वो किसकी है, JNK की है। जब से JNK यूटी बना है उसके बाद सबसे कम साक्षरता दर किसकी हो गई है, JNK की साक्षरता दर हो गई है। देखिए केरला की कितनी थी, 94% थी। ठीक है, और लक्षद्वीप की कितनी थी, 91.8% थी। ठीक है, बिहार की कितनी थी, 61.8% थी। ठीक है, और अगर दूसरा राज्य देखें बिहार से ऊपर का तो क्या था, आंध्र प्रदेश 65.4% पर रुके हुए थे। ठीक है, अगर JNK जब वो आपका नहीं बना था 2011 के साथ, अगर देखें हम कि कौन सा यूटी था, तो वो आपका दादर नागर हवेली था। कितना, 76.2%। सबसे कम साक्षरता दर किसकी थी उस टाइम, दादर नागर हवेली की थी, अगर JNK से पहले देखें तो। अगर हाल ही में देखें तो फिर कौन है, आपका JNK है इलिटरेसी में। ठीक है, जिसकी क्या है, लिटरेसी रेट सबसे कम है। ठीक है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम 47% पुरुषों की, और महिलाओं की साक्षरता दर बिहार में सबसे कम 71.2%। ठीक है, और महिला 51.5%। और केरल में सबसे अधिक साक्षरता किसकी, पुरुषों की कितनी है, 96.1%, और महिलाओं की कितनी है, 92.1% रही थी। ठीक है, और देखिए जो ये सेंसस हुआ था भारत में 2011, ये कितना, कौन से नंबर का था, 15वीं जनगणना थी। कौन सी सेंसस था, 15वीं थी। तो देखिए अगर सेंसस की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। इंडिया में पहला सेंसस कब हुआ था, इंडिया में पहला सेंसस हुआ था आपका 1872 में। 1872 में पहला सेंसस कराया गया, और उस टाइम आपके इंडिया के वायसराय कौन थे, वायसराय कौन थे आपके, लॉर्ड मेयो। कौन, लॉर्ड मेयो क्या थे उस टाइम, वायसराय थे। ठीक है, और अगर हम दशकीय जनगणना की बात करें कि दशकीय जनगणना कब शुरू हुई थी इंडिया में, तो वो हुई थी आपकी 1881 में।
यानी 1881 में क्या हुई थी, दशकीय जनगणना इंडिया में शुरू हुई थी। और उस टाइम वायसराय कौन थे आपके, उस टाइम वायसराय थे कौन, रिपन। कौन थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, यानी रिपन के टाइम पे क्या हुआ था 1981 में जो दशकीय जनगणना है आपकी शुरुआत हुई थी। और देखिए कास्ट के बेसिस पे आपकी पहली जनगणना कब हुई थी, कास्ट के बेसिस पे, यानी कास्ट बेसिस, कास्ट बेसिस पे पहली जनगणना आपकी कब हुई थी, 1931 में हुई थी। कब, 1931 में। और इस टाइम पे आपके वायसराय कौन थे, इस टाइम पे थे कर्जन। कौन, कर्जन। वायसराय कौन थे, कर्जन थे। और इसके बाद कास्ट बेसिस पे एक और जनगणना हुई थी, कब हुई थी, इससे अगली 1941 में। लेकिन इसके क्या है, आंकड़े क्या है, जारी नहीं किए थे। इसके क्या आंकड़े इसके जारी नहीं किए थे। लेकिन जो 1931 वाली थी इसके क्या आंकड़े जारी किए गए थे। ठीक है, तो देखिए 1872 में क्या पहली जनगणना हुई, कौन वायसराय था उस टाइम पे, मियो थे। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि पहली दशकीय जनगणना कब शुरू हुई, तो हमारी 1881 को हुई। वायसराय कौन थे, रिपन थे। कास्ट बेसिस कब हुई, 1931 में हुई। वायसराय कौन थे, कर्जन थे। ठीक है, दूसरी जाति जनगणना होती, जाति बेसिस पर जनगणना हुई थी 1941 में। लेकिन उसके क्या सरकार ने, या जो जब ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किसी बेसिस पे उसके आंकड़े क्या है साझा नहीं किए, वो प्रदर्शित उसके आंकड़े नहीं किए गए। और देखिए ये कौन सी, अगर टोटल की बात करें हम तो 15वीं जनगणना है। ठीक है, 15वीं है। अगर स्वतंत्र भारत की हम बात करें तो अब तक कितनी जनगणना हो चुकी हैं, स्वतंत्र भारत की हम बात करें तो कितनी होती हैं, 7। ये कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी। कौन सी, 2011 वाली। ठीक है, कौन सी थी, 7वीं जनगणना थी। आप काउंट कर सकते हो, देख लीजिए आप 51 से काउंट कर लीजिए, 51, 61, 71, 81। ठीक है, और आपका 1999, 1991, 10, 2001 और 2011 कितनी होगी, 7 होगी। अगर टोटल पूछे तो 15। अगर आपका भारत आज़ाद होने के बाद पूछे तो कितनी है, 7। ठीक है, तो ये पॉइंट है किससे, सेंसस से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से, तो आप ये भी याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मालिनी राजूकर का हाल ही में देहांत हो गया, वह क्या थी, यानी वो किस क्षेत्र से संबंधित रखती थी। ठीक है, सिंगिंग से रखती थी, सिंगर थी, अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस थी, साइंटिस्ट थी, पोइट थी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या थी, चलिए बताइए इसका आंसर। जो मालिनी राजूकर है वो कौन है, सिंगर थी। ठीक है, क्यों थी, सिंगर थी, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। देखिए ग्वालियर घराने के प्रतिपादित और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक मल्लिका मालिनी राजूकर का हैदराबाद में निधन हो गया। वह 82 वर्ष की थी, यानी उनकी एज क्या थी, उनकी एज 82 थी। और वो कौन सा गीत गाती थी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। और वो किस घराने से संबंध रखती थी, वो ग्वालियर घराने से संबंध रखती थी। ठीक है, और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, अकादमी पुरस्कार भी बोलते हैं, क्या, अकादमी पुरस्कार। इनको कब दिया गया था, इनको 2001 में नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। तो आप ये भी याद रखिए। ठीक है, और इनका अभी क्या हो गया है, देहांत हो गया है। कहाँ हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता। यानी जो अभी एशियाई खेल चल रहे हैं उसमें जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप थी उसमें इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है, कौन सा जीता है। देखिए ऑप्शन आपके क्या क्या है, गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, सिल्वर है, या इनमें से कोई नहीं है। बताइए इंडिया की कौन सी पोजीशन रही, इंडिया ने कौन सा मेडल जीता, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रॉन्ज मेडल, यानी इंडिया ने 3rd पोजीशन पाकर इसमें क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग में चीनी ताइपे से सेमीफाइनल में हारने के बाद एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक के साथ समाप्त हुई। यानी जो इनकी जो इवेंट हुआ था वो कहाँ, कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग सिटी में हुआ था। ठीक है, और मैच किससे था, चीनी ताइपे से, चीनी ताइपे टीम है। ठीक है, उससे इनका मैच हुआ और ये हार गए, किसमें, सेमीफाइनल में। ठीक है, किस में आ रहे हैं, देखिए
सेमीफाइनल में हारे हैं और इंडिया की वहाँ से जर्नी क्या हुई, समाप्त हुई। किसके साथ, ब्रॉन्ज मेडल के साथ इंडिया की जर्नी एशियन टेबल टेनिस में क्या हुई, समाप्त हुई। देखिए 6 दिसंबर 2023 को खेले गए सेमीफाइनल मैच में शरत कमल, हरमीत देसाई और साथियान ज्ञानशेखरन की भारतीय टीम चीनी ताइपे से 0-3 से हार कर गई। सेमीफाइनल मैच हारने वाली टीम को तीसरे स्थान की टीम के साथ कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी जो इसमें प्लेयर थे कौन थे, हरमीत देसाई थे, साथियान थे, ठीक है, ज्ञानशेखरन थे। तो ये क्या, ये सेमीफाइनल में 0-3 से हारे और इनको किससे संतुष्टि करनी पड़ी, ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्टि करनी पड़ी। ठीक है, देखिए फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर चीनी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। चीनी ताइपे को रजत पदक मिला और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया की टीम रही। यानी जो चीनी है, चीनी ताइपे को फिर किसने हराया, चीन की टीम ने हराया और चीन को क्या मिला है, इसमें गोल्ड मिला है। चीन को गोल्ड है, इंडिया को क्या है, ब्रॉन्ज है और चीनी ताइपे को क्या है, चीनी ताइपे को क्या है, सिल्वर है। ठीक है, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिए कि टेबल टेनिस में किसको गोल्ड मिला है, तो वो मिला है चीन की टीम को मिला है। ठीक है, देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। यानी जो अभी एक प्रोग्राम चला है, कौन सा 1 वीक 1 लैब है, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन क्या है इसके, देखिए ICAR है, NBRI है, CSIR है या नीति आयोग है। किसके द्वारा चलाया गया बताइए, इसका आंसर बताइए। चलिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका CSIR। यानी CSIR ने इसका क्या है, 1 वीक 1 प्रोग्राम का 1 वीक 1 लैब का प्रोग्राम चलाया है। देखिए वैज्ञानिक और आधुनिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, ICIR 11 से 16 सितंबर 2023 तक अपने वार्षिक 1 वीक 1 लैब, यानी हर वर्ष क्या होता है, इसका आयोजन होता है 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह एक रोमांचक कार्यक्रम है जहां देश भर से में स्थित 37 अत्याधुनिक प्रयोगशाला अपना प्रदर्शन करेंगी और उल्लेखनीय अनुसंधान परिणाम और उपलब्धियां बताएंगी। यानी यह हर साल एक बार आयोजन होता है इसका, कितना, 1 हफ्ते के लिए होता है। ठीक है, और इस बार कब हो रहा है, 11 से 16 सितंबर को हो रहा है। और इसमें जो अपने इंडिया में जो अत्याधुनिक लैबें हैं, कितनी हैं, 37 हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना अपना प्रदर्शन करती हैं। जो रिसर्च ये पूरी साल भर में करती हैं उसको क्या करती हैं, प्रेजेंट करती हैं कि हमने ये बनाया है या ये चीज़ हमने नई इनोवेट की है। ठीक है, और देखिए केंद्रीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक मंत्री, ठीक है, CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 1 सप्ताह 1 लैब के शुभारंभ की घोषणा की। ठीक है, यानी जो आपके केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन है, जितेंद्र सिंह है, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, और आपका जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, CSIR है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी 1942 में इसकी क्या हुई थी स्थापना, यानी 26 सितंबर 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं बताइए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं आपके जो देश के PM होते हैं। तो फिलहाल इनके अध्यक्ष कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी कौन है इसके फिलहाल अध्यक्ष हैं, किसके, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के कौन है अध्यक्ष है, कौन है, मोदी जी हैं। तो आप ये भी याद रखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संयोग दिवस किस तिथि को मनाया गया है। तो बताइए 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर या 5 सितंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कब मनाया गया है बताइए, कब मनाया गया आपका, 8 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया ये आपका, 7 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, कब मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस कॉरपोरेशन डे, आपका 7 सितंबर को मनाया गया है। देखिए
ने 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के रूप में नामित किया। यह 2023 में पहली बार चिन्हित किया गया है। यानी इंटरपोल की स्थापना को 2023 में कितने हो गए, 100 साल पूरे हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 100 साल पूरे हो गए हैं। और फिर इसी को देखते हुए 7 सितंबर को क्या है, 7 सितंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस की क्या कर रहे हैं, मनाने की घोषणा की गई है। और ये 2023 में पहली बार मनाया जाएगा। तो आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट रखिए, क्योंकि ये पहली बार मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है, 7 सितंबर को मनाया जा रहा है। देखिए, यह दिन वैश्विक सुरक्षा में विश्व के कानून प्रवर्तन समुदाय के आवश्यक कार्य को मान्यता देता है। इसे 16 दिसंबर 2022 को अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस के पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में नामित किया गया है। यानी जो इसकी घोषणा थी, कब की गई थी, दिसंबर 2022 में घोषणा की गई थी क्या, कि 7 सितंबर को हम क्या मनाएंगे, अपना इंटरनेशनल पुलिस डे मनाएंगे। कब की गई, 7 आपकी 2022 में दिसंबर में इसकी घोषणा की गई। और अभी ये 2023 में क्या है, पहली बार मनाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और हम सेशन अपना यहीं ख़त्म करेंगे। आप अपने नोट्स बनाइए, रेडी करिए। ठीक है, और आपको अगर कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप मैसेज कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और आप अपने क्वेश्चंस रेडी कीजिए, अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से बढ़ाइए, क्योंकि आप देख रहे हो वैकेंसी डे बाई डे अनाउंस हो रही है। क्योंकि अगले साल नेक्स्ट ईयर क्या है, इलेक्शन है। तो गवर्नमेंट प्रेशर में क्या है, अपनी वैकेंसी अनाउंस करती जा रही है। और आप देख रहे हो कितनी तेज़ी से वैकेंसीज आ रही हैं अभी। ठीक है, तो अपना बढ़िया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तैयार कीजिए और नौकरी अपनी लीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, धन्यवाद।